नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास टेंथ क्लास टेंथ फाइनल परीक्षा 2025 के लिए, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। सभी लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सबसे पहले शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। कहता है, प्रकाश की किरण गमन करती है। क्या होगा राइट आंसर भाई? सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा ना, से राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आगे बढ़िएगा, देख लीजिए। यहाँ कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। याद रखिएगा, क्या होगा? निर्वात, जल, वायु, कांच में। याद रखिएगा, कांच में वायु सबसे न्यूनतम होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है भाई? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। देख लीजिए, यहाँ गाड़ी के सामने आ रहा। ठीक से देखिएगा क्वेश्चन क्या होगा। तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने अवतल दर्पण लगा रहता है। याद रखिएगा। अगला है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। बतलाइए चौथा का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, मोटर कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा रहता है। मोटर कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, पचमा का राइट आंसर बताइएगा। पचमा का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा हमेशा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह देखने से आपको परीक्षा में 100% बनेगा, ठीक है। और इसके बाद सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। सभी लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। साइंस और सोशल साइंस दोनों का ऑब्जेक्टिव होगा। सभी लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, आगे क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है भाई? याद रखिएगा, डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक हमेशा हमेशा डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने वाले किरण को कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रकाश के किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है।
किरण रेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी क्या होगा? सतमा का राइट आंसर भाई, याद रखिएगा। सतमा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए किरण रेख, ऑप्शन नंबर ए किरण रेख। आगे देख लीजिए, 2 डायोप्टर वाले क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। यहाँ 2 डायोप्टर वाले लेंस है, याद रखिएगा। यहाँ लेंस कहता है, याद रखिएगा। यहाँ लेंस और दर्पण में बेसिक फोकस दीजिएगा। यहाँ जहाँ लेंस रहेगा वहाँ दूसरा फॉर्मूला लगता है, याद रखिएगा। यहाँ लेंस है, याद रखिएगा। जब 2 सेंटीमीटर फोकसांतर वाला रहेगा तो उसका राइट आंसर 50 होगा, 50 सेंटीमीटर। 8वां के डी राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा? अभी यही क्वेश्चन था, पीछे देख लीजिए, यही क्वेश्चन था। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर और यहाँ तक, सॉरी पीछे चलिए, दो दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, यही है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 2 डायोप्टर, यही ना है। 2 डायोप्टर यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में हो, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश के किरणों के समूहों को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूहों को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, प्रकीर्णन। याद रखिएगा, प्रकाश के किरणों के समूहों को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। यहाँ देखिएगा भाई, उत्तल लेंस है, ठीक है, लेंस है। लेंस में उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। आगे देखिए, अवतल लेंस की क्षमता होती है, याद रखिएगा, अवतल लेंस की क्षमता होती है। भाई अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? राइट आंसर क्या होगा भाई? याद रखिएगा, अब इससे पहले उत्तल लेंस था तो धनात्मक, और उसके बाद अवतल लेंस से ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं, अभी सारी लेंस द्विउत्तल लेंस, अब सारी लेंस को याद रखिएगा। यहाँ लेंस है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 13 का राइट आंसर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अभी सारी लेंस द्विअवतल लेंस, अभी सारे लेंस इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। यहाँ अवतल लेंस, इससे पहले उत्तल लेंस है, ठीक है। यहाँ अवतल लेंस है, ठीक है। इससे पहले उत्तल लेंस था तो अभी सारी लेंस, उसके बाद अब अवतल लेंस होगा तो अब सारे लेंस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? और याद रखिएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अब सारे लेंस। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। याद रखिएगा, मिट्टी है ना जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अगला, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, प्राप्त होता है? याद रखिएगा, 16 का राइट आंसर क्या होगा, बतलाइएगा। याद रखिएगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ उत्तल है, याद रखिएगा। यहाँ सॉरी, दर्पण है, दर्पण में उत्तल होगा, ठीक है। आगे देखिए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यहाँ था, इसलिए पीछे था
छोटा, इससे आगे है 12। ठीक है, याद रखिएगा 17 के राइट आंसर क्या होगा, अवतल। पिछले में उत्तल था, अब होगा अवतल, याद रखिएगा। अगला है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, याद रखिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि प्रकाश के परावर्तन क्या है या अपवर्तन क्या है, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह VVI है, यह VVI है, याद रखिएगा। यह VVI प्रश्न है, यह जितना कह नहीं सकता, यह VVI प्रश्न है, VVI। ठीक है, VVI प्रश्न है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो यदि प्रकाश का परावर्तन क्या है या अपवर्तन क्या है, नियम 2 ही है। आगे करिए, जानिए। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरण जब हवा से कांच प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। 19 के राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा। अभिलंब के निकट जाएगा, अभिलंब के निकट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, 20 के राइट आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, क्या होगा भाई, याद रखिएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। आगे देखिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म, क्या होगा भाई इसका राइट आंसर, 21 का राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, याद रखिएगा, उत्तल लेंस। आगे देख लीजिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, याद रखिएगा। यहाँ फोकस दिया है तो आपको वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला जानते होंगे। ठीक है, आप जानते हैं, यदि वक्रता त्रिज्या निकालना, आर निकालना रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2F। ठीक है, तो 2 गुना में 10, फोकस 10 है तो इसका गुना कर देंगे तो क्या आएगा भाई, इसको गुना कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होगा, देख लीजिए 20 राइट आंसर कहाँ है, 20 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, सबसे पहले भाई क्लास को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, तब ना हाजिरी बनेगा। ठीक है ना। अगला है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण कहते हैं, अपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, निर्गत कोण होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, निर्गत कोण। आगे देखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है भाई, याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता हो, सॉरी यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, बनता है, याद रखिएगा। उत्तल, अवतल, बाइफोकल, क्या होगा राइट आंसर, 25 के राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, सॉरी अवतल लेंस, यहाँ लेंस है, अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है भाई,
बोलिए। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, याद रखिएगा। आपतन कोण का मान जितना होता है उतना ही परावर्तन कोण का मान होता है, याद रखिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह VVI कर लीजिए, यह प्रश्न VVI प्रश्न है। यह बहुत बार पूछा गया है, जितना न कहे उतना भी पूछा गया है, याद रखिएगा। परावर्तन कोण के मान जितना होगा उतना ही आपतन कोण के मान होगा। तो क्या होगा राइट आंसर? आपतन कोण के मान परावर्तन कोण के मान के बराबर नहीं, नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। परावर्तन कोण के मान अपवर्तन कोण के मान, हाँ या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, सी नहीं होगा, इनमें से कोई तो है बने कहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, ठीक है। फिजिक्स का यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान में चलते हैं। सभी लोग शुरू से अंत ले बने रहिएगा, ठीक है ना। और नए होंगे क्लास को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, अब आ गया एसएस। देख लीजिए, क्लास 10th फाइनल परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आज ही वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह भारत का बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, याद रखिएगा। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, यह तो सभी को मालूम होगा, क्योंकि आप सभी भारतवासी हैं। भारत में लगभग 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है, याद रखिएगा। भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। आगे देखिएगा, भारत में भारत में भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, सॉरी, यह भी 6 होगा। आगे देख लीजिए, भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कब हुई? भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 1897 में भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुआ, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले 1797 में जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में स्थापित हुआ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बनाइए। यह सबसे हल्का क्वेश्चन है, सबसे हल्का क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन है? यह नहीं बनाएगा तो हम क्या कह सकते, यह बहुत हल्का है भाई। देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय क्या है? पक्षी, सॉरी, यहाँ सॉरी पशु है, सॉरी पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? सिंह है, भालू है, बैल है, बाघ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, बाघ। आगे देखिए, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है? 50%, 49%, 48%, 48.83%। सभी लोग इसका कमेंट कीजिएगा, सभी लोग इसका कमेंट कीजिएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, 48.83%। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर।
इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी तारापुर। ऑप्शन नंबर डी तारापुर। ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? सभी लोग क्लास को शेयर नहीं करते, क्लास को शेयर कर दीजिए, शेयर की मत संख्या कम है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है भाई? कर्नाटक है, गोवा है, उड़ीसा है, झारखंड है। सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे लौह उत्पादक राज्य याद रखिएगा, याद रखिएगा, कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बुआ जी। आगे देखिए, भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में होता है? भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? एक चौथाई, एक तिहाई, आधा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा भाई? भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? याद रखिएगा, एक चौथाई भूमि बंजर भूमि के रूप में है। याद रखिएगा, एक चौथाई भूमि बंजर भूमि के रूप में है। एक चौथाई भूमि, एक मिनट सॉरी, एक चौथाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एक चौथाई भूमि बंजर भूमि के रूप में है। आगे देखिए, भारत में सबसे लंबा बांध है। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। दो और सॉरी, क्या होता है भैया? याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। बी और सी में कंफ्यूज नहीं होगा। हीराकुंड बांध या भाखड़ा नंगल बांध। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, यह दोनों में से क्या राइट आंसर होना चाहिए? हम भी यह दोनों में कंफ्यूज हैं। ये हम हमारे मतलब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। यदि आप सी कहते हैं तो जरूर बताइएगा क्यों। इसमें हम क्यों कहते हैं, जब हिंदी में पढ़े होंगे, हीराकुंड बांध ये सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20%, 20.60%। जिसका राइट आंसर बतलाइएगा भाई। याद रखिएगा, 2001 में वन का विस्तार 19.27% था। याद रखिएगा, 19.27% था। यह बहुत घट गया, बहुत घट गया, बहुत सिमट गया। सब इतना विस्तार हो गया, आदमी में बहुत वन खत्म हो गया। सभी लोग वन के काट दिए। ठीक है ना, यह बहुत ही बुरा बात है। वृक्ष आदमी बहुत कम रोपते हैं लेकिन काटते बहुत। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, पटना। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बरौनी, बरौनी, बरौनी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक भंडार कहाँ है? बम्बे है, अंकलेश्वर, नवगांव, डिगबोई। याद रखिएगा, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना डिगबोई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डिगबोई। कौन ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, भारत में किस खनिज का अभाव है? याद रखिएगा, भारत में लेड खनिज का अभाव है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह तो सभी को मालूम होगा, यह तो सभी को मालूम, कबूतर है, हंस है, मोर है, तोता है। इसका राइट आंसर नहीं बतलाएंगे तब क्यों पढ़ेंगे? यह तो बचपन से पढ़ते आए हैं। ऑप्शन नंबर सी, म्यूर। इसके जगह पर मोर के जगह पर म्यूर भी रहता है, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। म्यूर भी कहते हैं, मोर को म्यूर भी कहते हैं। म्यूर,
म्यूर भी कहते हैं, मोर को म्यूर भी कहते हैं, ठीक है ना, मोर को म्यूर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, गुजरात में। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़िए, भारत के प्राचीनतम कोयला का खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले का खान, रानीगंज, झारिया, धनबाद, कोबरा। क्या होगा भाई, याद रखिएगा, भारत की प्राचीनतम कोयले का खान रानीगंज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़, पर्वतीय, काली, लेटेराइट। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है ना, सबसे ज़्यादा है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा विस्तार भी है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड है, यह कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं? याद रखिएगा, सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? असम है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। याद रखिएगा भाई, सौर ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, भारत में लगभग कितनी प्रकार की खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50 प्रकार के, 100 प्रकार के, 150 प्रकार के, इनमें कितने प्रकार के होगा भाई? 200 प्रकार के। इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। भारत में लगभग कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? याद रखिएगा, 150 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, मैंगनीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में, याद रखिएगा, मैंगनीज उत्पादन में विश्व का भारत का तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। आगे देखिए, गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? ठीक है, गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, याद रखिएगा, याद रखिए, गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? याद रखिएगा, 96%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आज यही तक रहने देते हैं। अब कल की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज का यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए भाई, और अपनी पढ़ाई को बंद नहीं कीजिएगा, और अपनी मेहनत पर लगने रहिए। आपको एक दिन सपना जरूर पूरा होगा। ड्रीम फॉर 50+ 450 प्लस आपको नंबर आएगा, तब खुशी मिलेगा। वाह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, उसके वीडियो एक देखने से हमको 5 नंबर भी मिल जाएगा तो बहुत है भाई, 1% नंबर बढ़ जाएगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।